महाराष्ट्र मराठी भाषियों के लिए बना और गुजरात गुजराती भाषियों के लिए बना, तमिलनाडु तमिल भाषियों के लिए बना और आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषियों के लिए बना। लेकिन जब झारखंड हमारा बिहार राज्य से अलग हो गया, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि जिनसे हम लोग अलग हुए हैं आज भी उनका अधिकार हमारे राज्य में है। इस नौजवान को समझने से पहले आप भगवान बिरसा मुंडा को ही समझिए। हमारी एक विशिष्ट आइडेंटिटी है। हम जो जमीन है उसे हम लोग माँ के समान मानते हैं। उड़ता पंजाब सुने होंगे, ये उजड़ता झारखंड है। कोयला चल के आता है ऑस्ट्रेलिया से और बिजली जाता है बांग्लादेश। तो फ्री पकड़ में जमीन झारखंड क्यों देगा बीमारी खाने के लिए? वैसे भी अगर ऑस्ट्रेलिया से हम चलकर आएंगे तो सामने ढाका पड़ेगा, ना कि गोड्डा पड़ेगा। हम लोग झारखंड में झारखंडियों का अधिकार चाहते हैं। कोयला हम देते हैं, जमीनों के नीचे आग हमारा लगा है, गाँव हमारा झुलस रहा है, आग से निकलने वाला धुआं और बीमारी हम खा रहे हैं, गाँव से विस्थापित हम हुए, बेरोजगारी की मार को हमने झेला और हेडक्वार्टर है कोल इंडिया का कलकत्ता। मेरा पूरा नाम जयराम कुमार महतो है। मेरा जन्म 27 दिसंबर 1994 को इसी धनबाद ज़िले में हुआ है और मेरे पिताजी झारखंड अलग राज्य आंदोलन के शहीद हैं और उनकी शहादत तो उसी दरमियान हुई है जब झारखंड अलग राज्य का मूवमेंट चल रहा था। तो और जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ था उस समय मेरा जो छोटा भाई वो माँ की गर्भ में ही था। यानी बहुत ट्रेजेडी में हमारा परवरिश हुआ है, बड़ी दुखों के साये में हमारा परवरिश हुआ है और किसी का तरह अपने नाना और नानी के साये में हम अपनी पढ़ाई को हासिल किए, वहाँ से अपनी शिक्षा को हासिल की और फिलहाल जब अपने गांव वापस आए तो पिताजी की यादें थीं और जब लोगों से मिलने लगे, जुड़ने लगे तो कुछ राजनीतिक चीज़ें हमारे अंदर समावेश होने लगी। लेकिन फिर भी मैंने राजनीति से अपने आप को दूर ही रखा था और पूरी तरह मेरा जो फोकस था वो शिक्षा के क्षेत्र में था। मैं पीएचडी का छात्र हूँ, अभी मेरी पीएचडी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, एक आध सेमिनार भी बचे हुए हैं। तो हमारे झारखंड राज्य में एक वाकया हुआ जिसमें कुछ ऐसी भाषाएं थी जिनको यहाँ के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया जो हमारे राज्य की नहीं है। तो उसी में एक विवाद हुआ और उसमें हमारी एंट्री हुई और जब मैं लोगों के बीच जाने लगा, अपने संबोधन में झारखंड की चीज़ों को उनके बीच व्यक्त करने लगा तो लोग जुड़ने लगे और फाइनली पूरे राज्य का मैंने लगभग 2.5 सालों से 3 सालों से भ्रमण किया और आज के डेट में लगभग 4 से 5 हज़ार सभाओं को मैंने संबोधन किया। तो उसके बाद वहाँ से एक रिजल्ट सामने आया, जनता की एक जनादेश आया कि आप लोग चुनाव लड़िए। चुनाव इसलिए हमें लड़ने के लिए कहा गया कि उससे पहले हम लोग तमाम कंपनी कहिए, फैक्ट्री कहिए, चूँकि झारखंड मिनरल्स का एरिया है तो वहाँ पर हम लोगों ने केवल लड़कर धरने के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से मजदूरों को लगभग 13 से 13.5 करोड़ रुपए मुआवजा दिलाने का कार्य किया। लगभग 11 से प्लस लोगों को नियोजन दिलाने का हम लोगों ने कार्य किया। तो चाय की दुकान से पान की गुमटी से एक संदेश आया कि ये नौजवान लोग अगर धरने में बैठकर इतना अच्छा काम कर सकते हैं तो ऐसे नौजवानों को संसद में बैठना चाहिए, ऐसे नौजवानों को विधानसभा के भीतर बैठना चाहिए ताकि इस राज्य की बेहतरी हो सके। तो इसीलिए हम लोग का राजनीति में आना हुआ। हमारा झारखंड राज्य 88 सालों के संघर्ष के बाद हमने सबसे पहली आवाज़ को बुलंद किया था 1912 में कि हमें अलग झारखंड राज्य चाहिए। 1928 में हमने लिखित तौर पर मांग उठाया जब साइमन कमीशन भारत आई हुई थी कि हमें अलग झारखंड राज्य चाहिए, लेकिन उस राज्य को अलग धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर 2000 को किया गया, बिहार के एक हिस्से को काटकर किया गया। तो मेरा कहना है कि जिस प्रकार महाराष्ट्र बॉम्बे का विभाजन होकर एक तरफ महाराष्ट्र बना, एक तरफ गुजरात बना, महाराष्ट्र मराठी भाषियों के लिए बना और गुजरात गुजराती भाषियों के लिए बना, ठीक उसी प्रकार तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश बना, तमिलनाडु तमिल भाषियों के लिए बना और आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषियों के लिए बना। यानी दोनों राज्यों का समझौता हुआ, अपना अपना क्षेत्र बना, अपना अपना अधिकार बना। लेकिन जब झारखंड हमारा बिहार राज्य से अलग हो गया तो हमारी भी कुछ आइडेंटिटी थी, हमारी कुछ परंपराएं थी, हमारी भाषा संस्कृति थी, हमारी भौगोलिक स्थिति थी, उसी कारण हमने इस राज्य को अलग किया था। लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि जिनसे हम लोग अलग हुए हैं आज भी उनका कहीं ना कहीं अधिकार हमारे राज्य में है। तो उसी क्रम में धनबाद और बोकारो जिला जो पूर्णतः बंगाल की सीमा से सटा है, अगर हम लॉजिक भी देते हैं तो हजारीबाग या चतरा कोडरमा का हिस्सा होता है जिसमें अगर बिहार राज्य की भाषाओं को शामिल किया जाता तो शायद कुछ लोग 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर रेडियस में उस भाषा को बोलते हैं। लेकिन ये चूंकि पूर्णतः हिस्सा दूसरे क्षेत्र का है तो यहाँ जो मूलवासी हैं झारखंड के वो उस भाषा को बोलते ही नहीं है। यहाँ इस जिला की बात कही जाए तो यहाँ कुड़माली बोली जाती है, संथाली बोली जाती है, खोरठा बोली जाती है। तो इसी में छात्रों में एक आक्रोश आया कि भाई आखिर हम लोग क्यों अलग हुए हैं। बिहार स्वीकार करते हैं, बिहार राज्य हमारा बड़ा भाई है, हम बंगाल प्रेसिडेंसी का भी हिस्सा रहे हैं, उसमें उड़ीसा भी रहा है। तो जब सबका बंटवारा हो चुका है, सबको अपना भूभाग मिल चुका है, सबने अपनी भाषा और जो भी उनका स्थानीयता का आधार तय किया है, तो फिर हमारे राज्य में अलग होने के बाद भी हमें अपना स्वराज्य का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है।
लगातार हमें चीज़ों को थोपा जा रहा है, कभी भाषा के नाम पर, कभी तमाम चीज़ों के नाम पर। तो उस पर एक छात्रों में असंतोष का भाव दिखा और एक आंदोलन हुआ और फाइनली सरकार ने उन भाषाओं को वापस भी लिया, लेकिन तब तक कुछ नए चेहरों का उदय हो चुका था, कुछ नए चेहरे राजनीति में कदम रख चुके थे, उनमें से मैं एक प्रमुख रहा। मेरे नाम से केवल इतना हड़कंप मचा है कि आज इन लोगों में को साजिश करना पड़ रहा है। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि 1 मई को मेरा नॉमिनेशन था। मैं अपनी बड़ाई नहीं करूँगा। सोशल मीडिया में अगर हमारे नॉमिनेशन का जो वीडियो फुटेज अगर खंगाल लीजिएगा तो आपको सारी चीज़ें दिख जाएँगी। लगभग 1.5 लाख के आसपास लोग 44-45 डिग्री के टेम्परेचर में थे और सबसे खास बात वो लोग अपना चंदा उठा के गए थे। उस दिन नॉमिनेशन के बाद जो सभा हुई, उस सभा में भी लोगों ने मुझे 4 लाख रुपए चंदा दिया। यानी उन्हें लगता है कि ये जो नए चेहरे आए हैं सामने, ये ओल्ड पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, ये परिवारवाद की पॉलिटिक्स, अपने आप को संपत्ति अर्जन करने की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। कि सबसे पहले आज से 2 साल पहले मेरा एक केस हुआ था नियोजन नीति और स्थान नीति की मांग को लेकर। छात्रों का ही मूवमेंट था, लगातार हमारी परीक्षाएं कैंसिल हो जा रही थी, परीक्षाएं हो नहीं रही थी, नीति नहीं थी, तो हम लोग विधानसभा के सामने एक धरना दिए थे। तो 2 साल पहले का केस था, ना हमको 41 का नोटिस दिया गया, ना किसी प्रकार से कोई सूचना दिया गया और नॉमिनेशन के दिन लगभग 2-3 हज़ार की संख्या में पुलिस हमें अरेस्ट करने आती है। पहली साजिश, ठीक है, चूंकि हमारी लड़ाई राज्य सरकार से थी। अगर राज्य सरकार यानी झारखंड की पुलिस आती तो हम समझ में आता, वहाँ सीआरपीएफ की भी टीम आती है। ये कौन सा कानून का अनुपालन वे लोग कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि पूरा प्रयास किया जाता है कि हमारे नॉमिनेशन को रद्द किया जाए। कुछ पॉलिटिकल लोग लगातार ब्यूरोक्रेट्स को दबाव बनाते हैं, लेकिन खैर उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स का धन्यवाद देंगे कि उन्होंने निष्पक्ष होकर अपना कार्य किया और मेरे नॉमिनेशन पर आंच नहीं आई। उसके बाद एक कार्ड क्या खेला गया कि चूंकि हम तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, मेरा नाम जयराम कुमार महतो है, तो मेरे नाम से और 4 लड़कों ने पर्चा भरा। एक नौजवान जो पहली बार पहली सीढ़ी में कदम रखा है, आज तक उसने एक मुखिया का चुनाव नहीं लड़ा है और उसके खिलाफ साजिशें हो रही है कि 5 लोग नॉमिनेशन का फॉर्म भरते हैं। क्यों? ताकि जनता कंफ्यूज हो जाए कि 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, हर जगह जयराम कुमार महतो ही दिखे। तो खैर उनका भी नॉमिनेशन ठीक से नहीं हो पाया, क्योंकि वे लड़के लोग दिल से नहीं जा रहे थे नॉमिनेशन के लिए, पॉलिटिकल पार्टियां उन्हें प्रेस कर रही थी। अब सवाल उठता है कि आखिर मुझसे लोगों को इतना भय क्यों? तो चूंकि मैंने एक इस झारखंड राज्य में एक साफ सुथरी पॉलिटिक्स करने का संकल्प लिया है। पार्टी बदलने से देश नहीं बदलता है, ना नेता बदलने से देश बदलता है। देश तब बदलता है जब नेताओं का विचार बदलता है। तो हमने कहा कि आज जिस प्रकार भारत देश की परिस्थिति है, अमीरी और गरीबी में खाई है, और ये विशेषकर चूंकि भारत एक संवैधानिक देश है, यहाँ दोष अगर सबसे बड़ा किसी का है तो राजनेताओं का है। इसलिए मैंने दूसरा घोषणा ये किया कि मेरा जो क्षेत्र है उसके बाहर हम 1 इंच जमीन कहीं नहीं खरीदेंगे, मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी। क्योंकि हम डीलर बनने के लिए नहीं आए हैं, हम लैंड डीलर, हम कोयला का डीलर, हम बालू का डीलर बनने नहीं आए हैं, हम झारखंड का एक लीडर बनने आए हैं जो झारखंड के अधिकार की लड़ाई लड़ेगा। झारखंड को एक बेहतर स्थानीय नीति मिले। भारत देश एक संवैधानिक देश है और भारत का संविधान जो आर्टिकल 1 है वो साफ साफ लिखता है जो भारत एक देश होगा जो राज्यों का संघ होगा। यानी बिना राज्यों की कल्पना के आप देश की कल्पना नहीं कर सकते हैं। राज्यों को आपको मानना होगा। इसलिए राज्यों को मानना होगा कि हमारी भाषा एक नहीं है, हमारी भौगोलिक सीमाएं एक नहीं है, और उतना छोड़ी हमारी भगवान एक नहीं है। यानी विविधताओं का भारत है। यानी राज्यों की जो आइडेंटिटी है उसको मानकर ही आपको देश को बचाना होगा। तो मेरा कहना है, जब तमिलनाडु में तमिल भाषाओं को प्राथमिकता है, उड़ीसा राज्य में उड़िया भाषा को प्राथमिकता है, महाराष्ट्र में मराठी वालों को प्राथमिकता है, तो झारखंड में जो झारखंडी लोग हैं जो सिर्फ इसी भूभाग के हैं, इस भूभाग के अलावा उनका किसी दस्तावेज में किसी राज्य में कहीं कोई नाम अंकित नहीं है, केवल सरकारी नौकरी के, तो भाई उनको विशेष प्रावधान मिले। और चूंकि भारत के संसद में एकमात्र झारखंड के नेता की तस्वीर है, उनका नाम है भगवान बिरसा मुंडा। तो मुझको जानने से पहले, इस नौजवान को समझने से पहले आप भगवान बिरसा मुंडा को ही समझिए कि उनकी लड़ाई क्या थी। उनकी लड़ाई थी अंग्रेजों के खिलाफ ही केवल नहीं थी। उस समय जो झारखंड में महाजनी प्रथा, सूदखोरी प्रथा, पुलिसिया दमन, और एक शब्द था दिकू। दिकू का तात्पर्य जो हमारे भूभाग के नहीं है, जो हमारी भाषा संस्कृति से परिचित नहीं है, उनसे भी हमारा एक अलग पहचान था कि हम उनके साथ नहीं रहेंगे। हमारी एक विशिष्ट आइडेंटिटी है। तो कुल मिलाकर हमने उसी आइडेंटिटी के आधार पर इस झारखंड राज्य का निर्माण किया। इस राज्य की एक पॉलिसी नहीं है। आज यहाँ जो भी बहालियां होती हैं उसमें बहुत प्रकार से धोखाधड़ी होता है, घोटालेबाजी होती है, और पेपर लीक का तो मामला सौरभ भैया कुछ दिन पहले इंटरव्यू करके गए, छात्र ने तो स्पष्ट कहा अगर यही हाल रहा तो हम आत्महत्या कर लेंगे। ये परिस्थिति हमारे राज्य की है। तो इसीलिए झारखंड राज्य सबसे पहला डिमांड करता है कि भाई झारखंडी कौन, इसकी पहचान हो। सिटीजनशिप इंडियन है, नागरिकता हमें भारत देता है, लेकिन स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र हमें केवल राज्य देता है। एक व्यक्ति 2 राज्यों में स्थानीय निवासी होने का दावा नहीं कर सकता है। लेकिन हमारे राज्य में जो पड़ोसी राज्य से आए हैं वे लोग क्या करते हैं
कि हमारे यहाँ भी स्थानीय निवासी होने का दावा करते हैं, सरकारी चीज़ों का लाभ यहाँ भी लेते हैं, और जो उनका मूल राज्य है, जो हमारे पड़ोसी राज्य की सीमाओं में है, उस राज्य में भी वो लाभ लेते हैं। कि किस प्रकार एक भाई पड़ोसी राज्य में लाभ ले रहा है और उसका एक भाई इस राज्य में लाभ ले रहा है। तो ये पहली हमारी लड़ाई है कि ये पहचान हो कि भाई झारखंडी कौन है। तो पहले मैं आपको सच्चाई से अवगत कराऊंगा। जब लगातार हम लोगों ने आंदोलन किया कि आखिर कब तक, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से मॉनिटरिंग होती है, कांग्रेस दिल्ली से मॉनिटरिंग होती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा आप तो यहीं की सरकार है। अगर आपसे अपेक्षाएं नहीं होंगी तो किन से अपेक्षाएं होंगी। तो इसीलिए हमारे मूवमेंट के बाद सरकार बैकफुट पर आई और उन्होंने विधानसभा में प्रस्ताव लेकर आया था कि जो हमारा खतियान का आधार है वही स्थानीय नीति का आधार बनेगा। कि खतियान यानी जमीन का दस्तावेज है, जो हमारे बाप दादा जो पूर्वजों से जिस जमीन को जोत कोड़ करने के बाद उनके नाम से जब अंग्रेज के कालखंड में जब सर्वे हुआ और उनके हाथ में एक खतियान थमाया गया जमीन के रिकॉर्ड का, तो उसे हम लोग खतियान कहते हैं। और उसी के आधार पर हमारे जो जब से ये राज्य अलग हुआ है, हमारे पूर्वज उसी को मांग करते आए हैं कि उसी के आधार पर स्थानीय नीति को तय किया जाए। देखिए उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे लोग कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिर बाद में इस राज्य में आकर रहे हैं। तो हमने ये तर्क भी दिया है कि हम लोग एक ऐसे सरल कौम के लोग हैं जो दुनिया को अपने क्षेत्र में उनका सहयोग करते हैं। तो हमने कहा कि अगर कोई लोग ऐसे रहते हैं तो उन पर सरकार सर्वे करे, अगर ये चीज, या फिर वह एक श्वेत पत्र जारी करे कि इस राज्य के अलावा किसी राज्य के भूभाग में उनका किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज में या फिर किसी भी क्षेत्र में, किसी जिला में, यहाँ के अलावा भूभाग में उनका कहीं कोई संपत्ति, कहीं कोई अधिकार, कहीं कोई राज्य में उनका माने मूल निवासी होने का प्रमाण नहीं है। तो लाखों की संख्या में ऐसे भी लोग हैं जो इस राज्य में भी वोट करते हैं और फिर अपने राज्य में भी जाके वोट करते हैं, और ये भी असंवैधानिक है। तो इसलिए आज अगर झारखंड के लोग लगातार डोमिनेट किए जा रहे हैं, चूंकि देखिए झारखंड में 1908 में एक सीएनटी कानून बना। सीएनटी का फुल फॉर्म होता है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। ये 1908 में बना था, जब अंग्रेजों का ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से बंगाल से पूर्व भारत में और पूर्वोत्तर भारत में एंट्री होना आगाज हुआ। 1957 में बैटल ऑफ प्लासी, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। उसके बाद वो झारखंड के भूभाग में आते हैं 1767 में, 1769 में। यही ढालभूम मानभूम जो धनबाद का हिस्सा है, इसे मानभूम कहा जाता था। तो हमारे पूर्वज उनका जोरदार विरोध करते हैं। इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि हमारे जो लोग हैं उनके लिए जो जमीन है वो माँ के समान है। हम जो जमीन है उसे हम लोग माँ के समान मानते हैं, और हम लोग यह कह के विरोध करते हैं कि ये जमीनें हमारे पूर्वजों ने पहाड़ काट कर बनाया है। इसे कहीं खुदकट्टी कहा जाता है, कहीं कोड़कर कहा जाता है, कहीं काढ़ा कहा जाता है। ये देखिए चारों तरफ पहाड़ है, अब जहाँ बैठे हैं चारों तरफ ही पहाड़ है। यानी इस भूभाग को हमारे पूर्वजों ने साफ किया, इसे काटा और फिर से इसे रहने लायक, खेती करने लायक बनाया। तो जब अंग्रेज आने लगे और लगातार अंग्रेजों का हमने विरोध किया कि जमीन किसी भी हाल में नहीं देंगे, हमारा माना जमीन है, इस पर हम किसी प्रकार से आपको खजाना नहीं देंगे। और लगातार अंग्रेजों से युद्ध होने लगा, उनके पास आधुनिक हथियार थे, नो डाउट हमारा कत्लेआम होने लगा, बहुत भारी मात्रा में होने लगा। और लगभग 125 से 150 आंदोलन केवल झारखंड से हुआ, जिनमें प्रमुख चुहाड़ आंदोलन, तमाड़ आंदोलन, मुंडा आंदोलन, संथाल आंदोलन, इस तरह करके लगभग 150 आंदोलन हुए, भूमिज आंदोलन, कोल आंदोलन। तो उन आंदोलन के बाद अंग्रेज भले बुरे थे, लेकिन उनमें एक सॉफ्ट कॉर्नर भी था। उन्होंने इस बात का चर्चा किया कि जब पूरा देश हमारी अधीनता को स्वीकार कर रहा है तो आखिर झारखंडियों का कारण क्या है कि जो हमारी अधीनता को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। तब 20 साल का एक रिपोर्ट जाता है और वो उन्होंने रिपोर्ट दिया कि झारखंड के लोग जो हैं वो बहुत सरल लोग हैं, बहुत भोले भाले लोग हैं, ये जमीन को मां समान मानते हैं। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, कभी भविष्य में कोई इन लोगों को, भोले भाले लोगों को इनके जमीनों से बेदखल ना करे, इसीलिए उन्होंने सीएनटी कानून बनाया कि इनकी जो जमीन है वो खरीद बिक्री नहीं हो पाएगी। अगर खरीद बिक्री होगी तो उपायुक्त की उपस्थिति में होगी, जिसे हम लोग डीसी कहते हैं। उनकी उपस्थिति में होगी, उनकी मर्जी से होगी। और चूंकि ये लोग जमीन को ही सब कुछ मानते हैं, अतः इनकी जमीन से बेदखली ना हो। जैसे अगर कोई एसटी है तो एसटी का जमीन एसटी खरीदेगा और उसके थाना क्षेत्र का खरीदेगा। अगर कोई ओबीसी है तो ओबीसी की जमीन ओबीसी खरीदेगा, लेकिन जिला क्षेत्र में खरीदेगा। इस प्रकार के प्रावधान बनाए गए ताकि इनकी जमीनों को सुरक्षित रखा जाए। लेकिन आज परिस्थितियां क्या है, आज तमाम उद्योग आने लगे। आज उद्योगों के माध्यम से झारखंड की में स्थापना होने लगी कि यदि 27% कोयला झारखंड देता है तो कोल इंडिया के हेडक्वार्टर कलकत्ता क्यों है। ये हमारे साथ होता है। झारखंड की पीड़ाओं को नहीं समझ सकते हैं। बताइए, कोयला हम देते हैं, जमीनों के नीचे आग हमारा लगा है, गांव हमारा झुलस रहा है,
आग से निकलने वाला धुआं और बीमारी हम खा रहे हैं। हमारा उम्र जो हमारे दादा जीते थे 80-90 साल, अभी कोलियरी के लोग जीने लगे 55 साल 60 साल। इन उम्र का तकाजा कम हमारा हुआ, गांव से विस्थापित हम हुए, बेरोजगारी की मार को हमने झेला, और हेडक्वार्टर है कोल इंडिया का कलकत्ता। 99% जीएम कलकत्ता से आते हैं। हम एक शब्द लेंगे, हालांकि इस शब्द को बोलने से पहले तमाम माताओं से माफी मांगना चाहेंगे, क्योंकि ये शब्द उनके लिए है कि बांझ किया जाने प्रसव की पीड़ा। मैं माफी मांग रहा हूं इस शब्द के लिए, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में ये शब्द कहूंगा, इस उदाहरण को, कि बांझ किया जाने प्रसव की पीड़ा, क्योंकि उसी प्रकार जमीन हमारा उजड़ा है, जमीन धनबाद बोकारो का गया है, धुआं हम खा रहे हैं। कलकत्ता का जीएम समझेगा कि हमारी पीड़ा क्या है? बताइए, इस प्रकार का अमानवीय व्यवस्था कहां है? क्यों रहेगा हेडक्वार्टर कलकत्ता में? जमीनें हमारी गई हैं, खदानें हमारी जमीन पर है। उन खदानों में कभी 375 लोग डूब के मर जाते हैं, कभी ढोरी में 268 लोग डूब के मर जाते हैं, कभी नगदा में 50 लोग दब के मर जाते हैं। यानी मौत हमारा होगा, हमारी मौत पर माने देश जगमग होगा। तो इसलिए हमारा पहला मांग होगा कि कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कलकत्ता नहीं, धनबाद या बोकारो होना चाहिए। डीबीसी आप देख लीजिए, दामोदर नदी के किनारे डीबीसी की सारी योजनाएं हैं, उसका हेडक्वार्टर कलकत्ता है। बिजली तैयार होता है झारखंड में। आज देख लीजिए, झारखंड के तमाम गांवों में अंधेरा मिलेगा और हमारी बिजली से बांग्लादेश जगमग होता है। आज अगर एक 29 साल का लड़का अगर पॉपुलर हुआ है ना, तो कारण यही है कि मैंने उन मुद्दों पर बात किया है जिन मुद्दों को लोगों ने नजरअंदाज कर दिया था। बिल्कुल कोई सोच नहीं सकता है झारखंड के साथ जो ज्यादती की गई है। बिल्कुल बाकी स्टेट में बेहतर पॉलिसियां है।